हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। आज मैं यहाँ पर आपके सामने पेपर 2 जो कि हिंदी का है और सेट एम का लिया गया है आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं क्या आया था जनवरी 2021 का। चलिए जो कि स्टार्ट होता है 91 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए भाग 4 है, भाषा 1 हिंदी। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले एक नजर हम गद्यांश पर डाल लेते हैं जरा। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिए, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद करने लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसमें 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर उसको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रोजर्स बनी। ठीक है ना, तो ये एक स्टोरी के रूप में दिया है कि किस तरह वो एक लड़की, किस तरह उसको प्रेरणा मिली और वो आगे बढ़ी, धावक बनी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। तो इसमें हो जाता है थर्ड आंसर इज राइट, कठोर था। कठोर था तभी तो वो उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता था कि कौन सा कहा तुम खेल लोगी, इस तरीके से उसे ताना टाइप मारता था। ठीक है ना, तो इसमें थर्ड इज राइट। नंबर 2, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा, सच्ची लगन या ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सब्र, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो सेकंड इज राइट, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 93 की ओर। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, या शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब हमने गद्यांश में जैसे पढ़ा है कि सिर्फ एक लगन और परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। ठीक है ना, एक लगन थी उसके अंदर तभी तो वो ऊंचे इरादे उसके हो सके। ठीक है ना, सफल हुए। तो थर्ड इज राइट, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 94 क्वेश्चंस की ओर। आश्चर्यचकित का विग्रह होता है। आश्चर्यचकित का विग्रह जो है, आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित या आश्चर्य है जो चकित। तो देखिए इसमें से आंसर हो जाता है थर्ड, आश्चर्य से चकित। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन की ओर। व्यंग्य का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। जो टीचर ने भी व्यंग किया है इसमें आया है आपके गद्यांश में, तो उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाए या ताना मारना। ताना मारना तो एक तरीके से अलग हो गया है, तो इसमें हो जाता है
ताना मारना बिल्कुल सही हो जाता है, उपहास करना नहीं होगा, निकाल दिया नहीं होगा, डांट लगाई नहीं होगी, ताना मारना बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 96 की ओर। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। तो पौष्टिक खुराक आपको पता है कि खुराक जो है एक फारसी शब्द है। ठीक है ना। खुराक जो है फारसी है, तो फारसी किससे रिलेटेड है? आगत से है। पौष्टिक, अब आती है पौष्टिक की बारी। तो पौष्टिक जो है जैसे पुष्ट से बना है पौष्टिक। ठीक है। इसमें पेट पटा श है, तो पेट पटा जो श है वो इंडिकेट करता है तत्सम को। ठीक है। मोस्टली ये देखा गया है कि जो पेट पटा श है वो जो वर्ड्स आते हैं वो तत्सम से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हो जाता है आपका फोर्थ इज राइट, तत्सम आगत। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है डैश भावार्थ की दृष्टि से देखो तो उपयुक्त वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य, विषमात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य या विधानात्मक वाक्य? तो ये तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, फर्स्ट इज राइट, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है। जैसे कि कह देते हैं कि जैसा कौन सा तुम्हें पढ़ना है, ऐसे होता है ना ताना मारना टाइप, तो वो हो जाता है निषेधात्मक वाक्य। ओके। आगे बढ़ते हैं 98 की ओर। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, अब लड़की क्या थी? खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, या बहुत छोटी थी। हमने पढ़ा है कि इसमें हो जाएगा खेल नहीं सकती थी। ठीक है। सेकंड इज राइट, खेल नहीं सकती थी। अब आगे बढ़ते हैं 99 की ओर। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसके शिक्षक ने? नहीं, शिक्षक तो ताना मारता था। उसके सहपाठियों ने? नहीं, सहपाठी तो हंसते थे। उसकी माँ ने या उसके प्रशिक्षक ने? उसकी माँ ने है, उसमें व्यास में दिया गया, उसकी माँ ने ही बताया कि तुम अगर लगन और श्रद्धा से काम करोगी तो सब कुछ संभव है। ठीक है ना। तो इस प्रकार उसकी माँ ने उसको प्रेरणा दी। ठीक है। थर्ड आंसर इज राइट। आगे बढ़ जाते हैं 100 क्वेश्चन की ओर। 100 से 105 तक ये आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है। अब एक नजर हम जरा फटाफट से काव्यांश पे मार लेते हैं जरा। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा नहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पर डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कहीं रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगाए इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए। ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस इस काव्यांश के लिए हैं, हमने ये पढ़ा है। अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम 100 क्वेश्चन की ओर। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, या सफलता प्राप्त करने के लिए? तो ये हो जाता है फोर्थ इज राइट, सफलता प्राप्त करने के लिए दिशाएं कवि को बुला रही हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 101 की ओर। और ये डाउट मत रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन गलत है, मैंने बिल्कुल सीटेट आंसर की से मैच किए हुए हैं। कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, सब सीटेट की आंसर की से मैच है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं, सफलता पाना बहुत सरल है। तो इसमें हो जाता है आपका फर्स्ट आंसर इज राइट। ठीक है। फर्स्ट आंसर क्या कहता है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 102 की ओर। 102 क्या है? किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, अनजानी हवा में बह जा रहा हूं, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता है कि मैं बह नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है? 102 का फोर्थ आंसर इज राइट हो जाता है। मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 103 की ओर। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। अब इंद्रधनुष
धनुष तो है लेकिन वो कैसा है, इंद्रधनुष है। तो ये धनुष की एक विशेषता बता रहे हैं। तो जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है इंद्रधनुषी शब्द। इंद्रधनुषी शब्द जो है विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाता है हमारा थर्ड इज राइट, विशेषण। ठीक है ना, विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 104 की ओर। 104 क्या कहता है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। डगर, डगर में रास्ता, अवरोध, व्यवधान, बाधा। तो इसमें हो जाता है आपका फर्स्ट इज राइट, डगर। ठीक है, अवरोध, व्यवधान या बाधा एक वर्ड है और डगर अलग हो गया, किसी का रास्ता बता रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं 105 की ओर। कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अनजान पर, कर्म और प्रेरणा। तो कविता का केंद्रीय स्वर मतलब क्या कह रहा है, उसका मेन फोकस किस पे जा रहा है, तो उसका मेन फोकस जा रहा है उत्साह और आत्मविश्वास। फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे काव्यांश के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो को देखते देखते प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं हम 106 की ओर। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण में क्या चीज अपेक्षित नहीं पूछा है। ठीक है ना, इस पे ध्यान रखेंगे हम। भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास या अनुकरण क्षमता का विकास। तो इसमें 106 में हो जाता है 4 इज राइट, अनुकरण क्षमता का विकास अपेक्षित नहीं है। ठीक है ना, कल्पनाशीलता का भी विकास होता है, तार्किक का भी होता है, भाषा की समझना भी जरूरी होता है, उसके अनुकरण क्षमता का विकास, ये इसमें हो जाता है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 107 की ओर। 107 क्या कहता है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों की हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके। सही बात है, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषी विशेषताओं से परिचित हो सके। ओके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। नेक्स्ट, बच्चे हिंदीतर भाषा के व्याकरण से परिचित हो सके, उसके व्याकरण से परिचित हो सके। इसका हो जाता है सेकंड इज राइट। ओके, देखो, बच्चे की हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके, सिर्फ रचनाओं की जानकारी तो नहीं ना, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चे हिंदीतर भाषाओं में अपनी पकड़ बना सके, सिर्फ पकड़ बनाने के लिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसमें है बच्चे हिंदीतर भाषा के व्याकरण से, सिर्फ व्याकरण से परिचित होना है, नहीं, बच्चे के हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। ठीक है ना, सेकंड इज राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 108 की ओर। 108 क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये हम सेकंड पेपर कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए 6 to 8 लेवल उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ये जो कंठस्थ वर्ड आता है इसको तो हमें देखते ही कट कर देना चाहिए कि कंठस्थ वर्ड रॉन्ग है, हो जाता है आंसर, ये इंडिकेट करता है अधिकतर। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, सिर्फ रचनाकारों को, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रचनाकारों को ही जानेंगे हम। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, सिर्फ प्रसिद्ध रचनाओं को जानेंगे हम या रचनाकारों को जानेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। फर्स्ट इज राइट हो जाता है, उसकी प्रकृति को पहचानना। ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज उसकी प्रकृति को पहचानना, ये मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 109 की ओर। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। नंबर 1 लिखित अभिव्यक्ति, नंबर 2 मौखिक अभिव्यक्ति, नंबर 3 कल्पनाशीलता या नंबर 4 अनुकरण। तो इसका हो जाता है सेकंड इज राइट, भाषण, परिचर्चा और संवाद। ये कैसी अभिव्यक्ति है, मौखिक। भाषण स्पीच, परिचर्चा आपस में, परिचर्चा और संवाद मीन्स आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो किस प्रकार है विकास में, मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम 110 की ओर।
110 क्या कह रहा है? गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट अर्जन में। नंबर 2 अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में। नंबर 3 भाष्य संरचनाओं पर अधिकार करने में। या नंबर 4 भाषा व्याकरण पर अधिकार। ठीक है, तो क्या है इसमें जो है गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना, ये हो जाता है भाष्य संरचना पर अधिकार। ठीक है, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 111 की ओर। 111 क्या कहता है? 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? सबसे अधिक हम महत्व किस चीज के देंगे? सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। साहित्यिक सामग्री पर, व्याकरण की पुस्तक पर या पोस्टर पर? तो इसमें हो जाता है आपका सेकंड इज राइट, साहित्यिक सामग्री। व्याकरण की पुस्तक ऐसा तो नहीं सिर्फ हमें व्याकरण ही रटानी है, पोस्टर भी नहीं। साहित्यिक सामग्री में जो आपके हैं वो गद्य और पद, ठीक है, और उससे रिलेटेड सब चीजें ये जो है साहित्यिक सामग्री में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम 112 की ओर। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? फर्स्ट, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। नंबर 2, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। नंबर 3, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं या जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं सीखने सिखाने की पद्धति सबसे ज्यादा पावरफुल किस में होती है? आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में जब संवाद करते हैं, कुछ आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसमें जो है वो सीखने की प्रक्रिया बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो थर्ड इज राइट, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम 113 की ओर। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या भाषा डैश भाषा हो। मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा हिंदी, हिंदी अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी विदेशी। अब हमने देखा है कि एनसीएफ, ये एनसीएफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब हमने देखा है जैसे एनसीएफ 2005 क्या कहता है? त्रिभाषा किसे कहा है भाई? त्रिभाषा मतलब 3 भाषाओं वाला। ठीक है, तो एनसीएफ कहता है कि त्रिभाषा में फर्स्ट तो हमारी होनी चाहिए मातृभाषा, ठीक है, सेकंड हमें पढ़ाई जानी चाहिए, सेकंड हो जाती है हमारी क्षेत्रीय भाषा, मतलब जो हमारी स्थानीय भाषा वो आ जाता है, और थर्ड में आ जाता है हमारा जो हमारी कोई भी जैसे लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाती है वो थर्ड लैंग्वेज हो जाती है, थर्ड में आ जाती है त्रिभाषा के थर्ड में पॉइंट में कि वो आ जाती है आपकी इंग्लिश। ठीक है, लिया गया है। तो इसमें हो जाता है आपका किसमें है? फर्स्टली क्या लिया गया है? फर्स्टली लिया गया है हमारा मातृभाषा। तो इसका हो जाता है फर्स्ट इज राइट, पहले मातृभाषा हो या फिर क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है ना, पहली कक्षा में जो पढ़ाई जाए वह कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 114, व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। अब हमने आगमन विधि और निगमन विधि पढ़ रखी है। जैसे क्या है आगमन विधि? हमें पता है कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि क्या कहती है? न से नियम, नियम से उदाहरण की ओर। तो क्या पूछा है इसमें? आगमन विधि। तो आगमन विधि किस पर बल दे रही है? उदाहरण पर। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन आ जाता है आगमन निगमन से रिलेटेड। तो 114 का बन जाता है आपका थर्ड आंसर इज राइट, उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 115 की ओर। 115 क्या कहता है? भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट चीज है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, सेकंड है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, थर्ड है विभिन्न माध्यमों के उपयोग, और फोर्थ है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति।
तो इसमें हो जाता है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा इज राइट। ठीक है, ओके। इसमें हम आ जाते हैं अब 116 पर आ जाते हैं हम कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किस चीज में मदद करती है। डैश का मतलब तो यही हुआ, क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। व्याकरण समझने में, ऐसा तो नहीं है, कोई जरूरत नहीं हमें व्याकरण समझने के लिए, नहीं। नंबर 2 कहानी रचने में, नहीं। नंबर 3 कहानी के तत्वों को याद करने में, ओके। नंबर 4 आता है कहानियों की कमियां बताने में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका 116 का कहानियां रचने में, क्योंकि याद करना तो इसमें नहीं हो जाएगा कि हमें कोई जरूरी तो नहीं हमें याद ही करना है, कहानियों की कमियां भी नहीं निकालनी, तो इसमें से कहानियां रचना ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब हम। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने में, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में, या 4 पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो इसमें हो जाता है 117 का 4th आंसर इज राइट, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने में। ठीक है, अब आ जाता है 118 क्वेश्चन। ठीक है, 118 क्या कहता है, प्रत्येक भाषा का शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी भाषा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। तो क्या है, नंबर 1 आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यवसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक, 4th सांस्कृतिक और आर्थिक। तो आंसर इस कौन सा राइट होगा, 3rd इज राइट, भाषिक व सांस्कृतिक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ठीक है, ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, तो क्या है इसमें प्रयुक्त सामग्री, अनुपयोगी मनोरंजन, कृत्रिम या प्रमाणिक। तो इसमें हो जाता है आपका, उसको दिखा रहे हैं ना, पोस्टर दिखा के उस पर चर्चा की जा रही है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है 4th इज राइट, प्रमाणिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 120 की ओर। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो या जिनका उत्तर पुस्तक में दिया। तो इसमें हो जाता है कौन सा, जिनके उत्तर सरल हो, रॉन्ग। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उत्तर सरल हो वही दिए जाएंगे, एक ही उत्तर मल्टीपल क्वेश्चन, नहीं ऐसा भी नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चन हो गया तो हम और सारे चीजों पर हम कल्पना या ये सब चीजें कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तर्क वितर्क और कैसे कर पाएंगे अगर 1 वर्ड से क्वेश्चन होंगे। तो जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, सिर्फ पुस्तक में दिया हो ऐसा तो नहीं, जिनके उत्तर विभिन्न हो, 2nd इज राइट। ठीक है, तो इस तरह आपके ये 30 क्वेश्चंस हिंदी के सॉल्व होते हैं जो कि पेपर 2nd के हैं। ठीक है, और ये सारी क्वेश्चंस के आंसर मैंने सीटेट के आंसर की से मैच किए हुए हैं, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।